का आगाज होने वाला है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कर्मचारी अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, कर्मचारी अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, कर्मचारी अपना हक मांगता नहीं किसी से भीख मांगता। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। परसों वाली बात आ गई, पीछे वैसे खड़े हैं। हाथ खड़े करिए। ये अधिकारी कर्मचारी जितने भी यहाँ खड़े हैं, पता लगना चाहिए हम रोष व्यक्त कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो निवेदन करूंगा, हमारे जो आरएमजेल बिल्डिंग और अलर्जी बिल्डिंग में जो भी अधिकारी कर्मचारी साथी अंदर बैठे हैं, कृपया अपनी कुर्सी छोड़कर सारे साथी बाहर आ जाएं। बार बार हमें ना बोलना पड़े, आए और बाहर। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तस्वीरें देखा सचिवालय की। एक बात कर्मचारी एकता जिंदाबाद। सचिवालय के वो सरकार के खिलाफ बंद हुए हैं और मामला DA का है। जिस तरह से आपको विजिट है, बुधवार को भी इसी तरह की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली और ऐसा गुस्सा सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में आप देख सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आउटसोर्स बंद करो, बंद करो, बंद करो, आउटसोर्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, जिस तरह से पूरे प्रदेश के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। परम आदरणीय अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कन्फेडरेशन, श्रीमती गीता जी अध्यक्ष, ऑफिसर एसोसिएशन, इनके महासचिव श्री ज्योति जी और इनके पदाधिकारीगण, PA प्राइवेट सेक्रेटरी एक्सटेंशन के अध्यक्ष श्री तुलसी राम जी, महासचिव श्री ललित जी, इनके कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमर सिंह जी, इनके महासचिव श्री सतीश कुमार जी, इनकी कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, क्लास 4 एसोसिएशन के महासचिव श्री साहिल जी, इनकी कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, राज्यपाल सचिवालय से आई हुई श्रीमती
ऋतुदीप जी एवं इनके कार्यालय से आए हुए साथीगण, लोक सेवा आयोग से आए हुए श्री प्रकाश दत्ता जी एवं इनके साथीगण, लोकायुक्त कार्यालय से आए हुए श्री रमन जी एवं इनके साथीगण, संपदा तथा प्रोटोकॉल से आए हुए श्री दीपक जी तथा इनके साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रिंट मीडिया के साथीगण, सीआईडी तथा अन्य कार्यालयों से आए हुए साथीगण, मैं सर्वप्रथम एवं मेरे सचिवालय परिवार के अधिकारी तथा कर्मचारी साथियों, मैं सर्वप्रथम आपका इस जनरल हाउस में पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज आपको देखते हुए लग रहा है कि आपका खून बहुत खोल रहा है। खून तो हमारा भी बहुत उबल रहा है। साथियों, आप सबने राजेश धर्माणी जी की, माननीय मंत्री महोदय की स्टेटमेंट तो सुनी ली होगी। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट नहीं कही जा सकती। उन्होंने सरासर हिमाचल प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों एवं कर्मचारियों पेंशनर को धमकी दी है, खुली धमकी दी है। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। उन्होंने जो धमकी दी है, कहा है कि अगर आपको अपने बेनिफिट चाहिए तो सरकार के साथ चलना होगा और अगर नहीं चलोगे तो कटौती की जाएगी। मैं धर्माणी जी से पूछना चाहता हूं कि आज ये पाकिस्तान है कि जो आपकी धमकियां चलेंगी? हम साथियों जो मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और वो मांग रहे हैं जिसका हमने काम कर चुके हैं। जो एरियल मांग रहे हैं 2016 से मांग रहे हैं, उसका हम काम कर चुके हैं 2016 से 24 तक। धर्माणी जी ये बताएं कि उनका कौन सा ड्यू है जो उन्होंने लेना है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि धर्माणी जी ने जो कर्मचारियों पेंशनर के विरुद्ध जो अब कहा है, जो हमको धमकी दी है, उसका जवाब उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? मैं इस मंच से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को एवं पेंशनरों को अनुरोध करूंगा कि धर्माणी जी को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो भविष्य में कर्मचारियों के विरुद्ध आवाज न उठा सके। मैं उनके चुनाव क्षेत्र के कर्मचारियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो उनको सबक सिखाएं। साथियों, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। साथियों, धर्माणी जी ने अगर ये कहा होता कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, तो मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी छोड़ देता हूं। अपनी जो टेलीफोन के 20,000 का जो भत्ता मिलता उसको छोड़ देता हूं प्रदेश के हित के लिए। अपने 95,000 की जो आपका सत्कार भत्ता है उसको छोड़ देता हूं प्रदेश हित के लिए। तो क्या बात होती? धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। धर्माणी जी ने हमको नसीहत दी है। कहते हैं कि कर्मचारी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो मैं धर्माणी जी को इस मंच से कहना चाहूंगा कि धर्माणी जी,
हमें यहाँ पर टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। कि माननीय मंत्री महोदय, हम लोगों को 25-25, 30-30 साल हो गए एक से बढ़कर एक मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ काम करते हुए, जो कर्मचारियों को भी समझते थे और उनका दर्द भी समझते थे। कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंत्री महोदय, आप तो पहली बार शायद जबरदस्ती मंत्री बने हैं। आपको तो केवल 1 साल का भी अभी एक्सपीरियंस नहीं है सचिवालय का। आप हमें क्या नसीहत दे रहे हो? मुझे तो साथियों यह भी लग रहा है, मैं प्रदेश के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कि हो सकता है ये मंत्री महोदय सरकार की छवि खराब करने के लिए उन्होंने जानबूझकर ऐसी स्टेटमेंट दी हो, ऐसा भी हो सकता है। साथियों, समय की बहुत कमी है। मैं अनुरोध करूंगा अपने साथी श्री साहिल जी से कि वो अपने विचार रखें। श्री साहिल जी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों की मंडली करोड़ों में, मित्रों की मंडली करोड़ों में और कर्मचारी रोड़ों में। साथियों, आज मैं एक युवा होने के नाते काफी चिंतित हूं। चिंतित इसलिए हूं कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। इस प्रदेश में पहले तो युवाओं के रोजगार को लेकर एक काफी चिंतापूर्ण विषय बना हुआ है। चिंतापूर्ण इस तरह कि हर वर्ष लाखों करोड़ों युवा हमारे पूरे देश प्रदेश में हर एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हिमाचल प्रदेश की स्थिति इस वक्त यह है कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम तक देने के लिए आपके लिए कोई संभावना ही नहीं है। साथियों, कल एक पे स्केल को लेकर बात चल रही थी। 1986, 1996, 2006 और अभी 2016 पे स्केल एरियर। हर एक कर्मचारी उस समय यह सोचता है कि वो उस एरियर से अपने परिवार के लिए कुछ जगह जमीन ले, अपने परिवार का कुछ पालन पोषण करे। पर आज का युवा इतना परेशान है कि क्या हम अपने भविष्य के लिए कुछ इस प्रकार की गतिविधि कर पाएंगे? आज सचिवालय में भी एक भरपूर मात्रा में युवा है। उन युवाओं से यह प्रश्न है कि क्या आप ये सपना देख पा रहे हैं कि आपका भी एक आशियाना होगा? क्या आपको भी ये लग रहा है कि उनकी तरह आपका भी कोई एक छोटा सा 4 दीवारी का आशियाना शिमला में आप बनाने की सोच रख पा रहे हैं? आप डीए की बात चल रही थी। 6 महीने हम इंतजार करने के लिए जो हमें कहा जा रहा है। 20% कम से कम उस वक्त ड्यू हो जाएगा। यदि 20% के लिए सरकार कहती है कि हम एक मुश्त देने के लिए तैयार है, तो शायद कर्मचारी उस बारे में सोचे भी। पर 4% के लिए हमारी लड़ाई 6 महीने तक खींचने नहीं वाली। हमें यह आज चाहिए, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। अब बात करते हैं पिछले कल की। माननीय सम्माननीय मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दी। वर्तमान में जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं कर्मचारियों को, भविष्य में
इन्हें भी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। माननीय मंत्री महोदय, 31 दिन, महीने के 31 दिन कोल्हू के बैल की तरह एक कर्मचारी पिसता है और 1 तारीख को जो उसका निचोड़ निकलता है उसे सैलरी कहा जाता है, बेनिफिट नहीं। माननीय मंत्री महोदय, जो आप बेनिफिट का नारा आप हमें दे रहे हैं, बेनिफिट इसे नहीं कहते। जो बेनिफिट्स का आप हवाला दे रहे हैं, बेनिफिट्स जिस प्रकार से आप लोगों को मिलते हैं उसे बेनिफिट्स कहते हैं। मैं केवल 2 बेनिफिट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सिर्फ 2 बेनिफिट्स। HRA 60,000 के करीब उन्हें HRA मिलता है और एक कर्मचारी को न्यूनतम 600 से 2,000 के करीब एक हमें HRA मिलता है। HRA की अगर हम बात करें, जितना उन्हें HRA मिलता है उतनी तो शायद हमारी तनख्वाह भी नहीं है। दूसरे विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आप बताइए, आपको टेलीकम्युनिकेशन यानी मोबाइल अलाउंस 15 से 20,000 के करीब मिलता है। क्या कौन सा एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है महोदय जो आपसे 15-20,000 का बिल आपको थमा रही है? हमें बताइए, हम वहां जाकर उनके सामने हम कर्मचारी मोर्चा खोलेंगे कि माननीय मंत्री महोदय को ऐसा कौन सा बिल आप थमा रहे हैं जिसका बिल आप 15,000 थमा रहे हैं उन्हें। कर्मचारी वर्ग 600-700 रुपए में अपना मोबाइल का रिचार्ज कराने योग्य है, पर मंत्री महोदय का बिल 15,000 आ रहा है। काफी चिंता का विषय है। दूसरी ओर माननीय मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा कर्मचारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। माननीय मंत्री महोदय से हमें इस प्रकार की उम्मीद थी कि सारे मंत्री महोदय इस प्रकार से कुछ सोच रखे और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष वो एक साथ जाए और हमारी समस्याओं को लेकर बात रखे। पर हमारे माननीय मंत्री महोदय जिस प्रकार से हमें डरा धमकाकर हमें यह कहकर प्रताड़ित करना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई नोटों की मशीन नहीं है, तो मंत्री महोदय, हमारे घर पर भी कोई नोटों की मशीन नहीं है। यही फर्क है एक लीडरशिप और डिक्टेटरशिप में। एक छोटा सा विषय मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। सचिवालय में आउटसोर्सिंग प्रथा की ओर नारेबाजी आपको भी सुनाई दे रही होगी। आउटसोर्सिंग प्रथा की ओर, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, आउटसोर्स प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। आउटसोर्सिंग प्रथा उनके चहेतों को, ठेकेदारों को इस प्रकार से दी जा रही है कि केवल उनकी जेबें भरे। किसी भी युवा के लिए आउटसोर्सिंग किस प्रकार का विकल्प है, यह हर एक कर्मचारी, हर एक युवा इस बात का जवाब उन्हें अपने स्तर पर दे। ज्यादा लंबा मैं अपना विषय नहीं खींचना चाहता, समय का अभाव है, पर मैं केवल जल्दी जल्दी आपको 2 बातों की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। सच्ची बात है भाई जी, बोलो आप। ठीक है, धन्यवाद। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। हमारे सचिवालय में स्थिति इस प्रकार की है कि किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को
किसी भी पदोन्नति पे 1 रुपए का भी लाभ नहीं दिया जा रहा। किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति लेने का इस समय मन नहीं कर रहा, क्योंकि 1 रुपए का भी जहां लाभ की बात आती है तो वहां पर यह कहा जा रहा है कि आपको पहले ही बहुत कुछ दे दिया आपने। दूसरी ओर इलर्जनी बिल्डिंग के समक्ष 2 ब्लॉक, हमारे ब्लॉक नंबर 3 और ब्लॉक नंबर 5 तोड़े जा रहे हैं। जो लोग, जो परिवार वहां इतने वर्षों से रह रहे थे, उन्हें आपने इस प्रकार से बेघर कर दिया जैसे वो कोई पराये लोग थे। उसके तर्ज पर आप लोग उन्हें ऐसी जगह पर एक स्थान दे रहे हैं जहां पर एक डबल बेड लगाने तक की जगह नहीं है। साथियों, विषय तो बहुत सारे हैं पर समय का अभाव है। इसी के साथ अंत में आप लोगों से गुजारिश है, अपने कर्मचारियों का एक जोश दिखाइए। एक नारा इस प्रकार से होना चाहिए कि बिल्डिंग की जो अंदर हमारे सचिव बैठे हैं उनकी कुर्सियां हिल जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। धन्यवाद साहिल जी, बहुत अच्छे विचार थे आपके। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। आप मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सतीश जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ड्राइवर एसोसिएशन के। इनके विचार सुनिए। जैसे हमने परसों गेट मीटिंग की तो हमने सोचा कि शायद सरकार में बुलाए, सरकार में यानी चीफ सेक्रेटरी या फिर मुख्यमंत्री। तो पता चला कि मुख्य सचिव महोदय तो हमारे धरना प्रदर्शन से पहली रात ही गायब हो गए, और जिस दिन उन्होंने धरना दिया तो शाम को पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए। और पिछले कल तो ना यहाँ पे मुख्य सचिव थे, ना ही यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, इसलिए पिछले कल वार्ता नहीं हो पाई। और आज हमने पहले ही अपने बता दिया था कि अगर हमारी वार्ता नहीं हुई तो हम आज फिर से जनरल हाउस करेंगे, तो वो आज ही हो रहा है। लेकिन सरकार के मंत्री जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है, किस तरह देखते हैं आप उनके बयान? बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे मंत्री दो मंत्री के बारे में कहा कि उनके जो कारनामे और जो एक कल वाले मंत्री है उनका जो है ये बयान है कि कर्मचारी या तो हमारे साथ खड़े रहें तो उनको वो मिलता रहे जो वो दे रहे हैं, अन्यथा ये मिल भी रहा है ना उसको भी हम काट देंगे। अरे मंत्री महोदय, आप ठेकेदार हैं क्या और हम आपके वो हैं क्या? तुम्हारा दिल करेगा काट देगा और तुम्हारा दिल करेगा बढ़ा देगा हमारी सैलरी। कौन होते हैं आप? अपने गिरेबान में देखिए, झांक के देखिए अपने गिरेबान में। मैं आपके माध्यम से उन मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता आपसे पूछती है, पहला सवाल, क्या आपका 20,000 बिल आता है टेलीफोन का? अगर 20,000 बिल आता है, नहीं आता है, अगर आपका 20,000 बिल नहीं आता है ना तो बाकी पैसा कहाँ डाल दिया? अगर आपकी ताकत होती, क्योंकि 500 रुपए का भी होता है टेलीफोन का बिल, तो वो 19,500 रुपया वापिस किया करते हैं महीने। दूसरा सवाल, क्या वो इतना सत्कार, आदर सत्कार करते अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्यों जानो जान को सत्कार भत्ता ले रहे हैं? क्यों उनका खर्च हो जाता है? मुझे बताए तो एक आदमी मेरे को बताया कि माननीय मंत्री जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो वो जो ना लोगों को टोपियां बनाते हैं, शॉल डालते हैं, बल्कि लोग उनको टोपी और शॉल नहीं डालते हैं। नंबर 3, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री का इस पर क्या कहना है कि जो प्रदेश के जो 2 मंत्री थे उन्होंने अपने क्या उस पर ऑफिस पे इतना खर्चा कर दिया, करोड़ों खर्चा कर दिया है, उसमें उनका क्या कहना है? तो ये जो 3 सवाल है
ये पूरी जनता, प्रदेश की जनता उनसे जाना चाहती है। अगर बात की सरकार बातचीत के लिए बुलाते तो बात करेंगे, और अगला कदम क्या रहेगा अगर सरकार नहीं मानती? नहीं, बात तो हम तो चाहते हैं बात करें, समाज से बड़ी उसका हल होता है, समस्याओं का हल होता है। लेकिन जैसे शायद हो सकता है आज बुलाएं, टेबल टॉक के लिए बुलाएं, अगर माननीय मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम जाएंगे। लेकिन जो ये मांग है हमारी डीए की और पेस के ले वो तो हम लेके रहेंगे। मतलब डीए तो ये है साहब, मैंने कहा था आपको कि डीए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये तो हमने कमाया है। ये जो ड्यू है हमारा वो 1/1/2023 से है। ये तो हमारा हक है, हम इनसे करात नहीं मांग रहे इसके लिए। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आपने कहीं कमाया हो, किसी से आपने लेना मोबाइल लेना, क्या करेंगे आप? आवाज उठाएंगे ना, वही आवाज हम उठा रहे हैं। संजीव जी जानना चाहूँगा, लगातार आप गेट मीटिंग प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, कल क्या निकला है निष्कर्ष क्या निकला? अभी निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। एक एक करके प्रदेश सरकार के जो मंत्री बैठे हैं ना, उनकी पोल खुली जा रही है। पूरे देश की जनता को इनके कारनामों का पता चल रहा है कि टेलीफोन के लिए भी 20-20 हज़ार मिलना है, जो 500 से ज़्यादा। पूरे प्रदेश के लिए इनके पास पैसा नहीं है, देश की जनता के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए पैसा नहीं है। इसके लिए मदद का हवाला दे रहे हैं कि जिस तरह त्रासदी यहाँ आई है और प्रदेश में किस तरह से जो है वो संकट गरमाया है, उसका हवाला दे रहे हैं कि अभी पैसा नहीं, पैसा आएगा तो दे दिया जाए। मैंने कहा ना आपको भाई, एक एक करके जो है पोल खुलेंगे। त्रासदी की बात की ना, डिजास्टर के लिए मैं आपके चैनल के कहता हूँ, अभी आपको पता नहीं होगा 2023 में राष्ट्र का इन्होंने 114 करोड़ लैप्स कर दिया है। 114 करोड़ जो लोगों को जाना था, लोगों को बंटना था, वो लैप्स कर दिया। किसकी ये वो है, किसकी लड़ाई है? यहाँ के ब्यूरोक्रेट की लड़ाई पैसे नहीं खर्च करता है भाई। 114 करोड़ का लैप्स हुआ है। संजीव जी, ये तर्क दिया जा रहा है अब कि अफसरशाही की तरफ से सुझाव दिया सरकार को कि ओपीएस बंद करने पर विचार करे सरकार, अब इस दिशा में जाए। ये जो अफसर लोग पता क्या समझते हैं, ये संजीव कुमार नेता है ना, और इनको ये नहीं पता 35 साल हो गए मेरे को कर्मचारी की राजनीति करते हुए। ये ओपीएस अब बंद करेंगे, हो सकता है कहीं ऐसा, ये इनकी टैक्टिक्स है, ये चाल है इनकी। तो मैं अपने आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, अब कहीं होता है ऐसा, हाँ जी हम आपको ओपीएस देंगे, लोग आपको वोट देंगे, ओपीएस होगी, अब आपकी सरकार बन गई, अब हम ओपीएस को जाओ वापस एनपीएस करेंगे। हो सकता है कभी ऐसा, तो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सोचते कि ये कह रहे हैं कि आप कुछ कर्मचारी नेतागिरी चमका रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं हमें और वर्गों का भी सोचना है। आप बोलो क्या नेतागिरी चमकाई संजीव कुमार ने? अब संजीव कुमार को लोग लाइक कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से लाइक कर रहे हैं। मेरा जो इससे पहले आज तक से, इससे पहले बताऊँ, इस प्रकरण से पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 5 लाख लाइक्स आए थे। कोई है प्रदेश में कोई नेता जिसके पास? और जो परसों वाली मेरी वो है स्पीच है, उसमें कहते हैं 6 लाख बोल रहे हैं, 6 लाख से भी ज्यादा व्यूज हो गए। मैं जमाने नहीं है ना आपकी, इनको पूछना चाहता हूँ, अब नेता आप है कि मैं हूँ? आप मंत्री हैं, अभी आपकी बाइट पे इतने लाइक्स आए, आपने कल बाइट की 2 मिनट की बाइट पढ़ के उस बाइट को दे रहे हैं। कैसे कैसे मंत्री बना रहे हैं, और वो बाइट दे दी आज के इस संवेदनशील जो आपका ये है ना, तो क्या कहते हैं परिस्थितियां हैं, या जो प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी डीए मांग रहा है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं डीए तो छोड़ो, जो आपको हम दे रहे हैं उसको भी छीन लेंगे। अरे ये तो सरकार गिराने की बात कर रहा है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि आपका मंत्री है ना, सबसे पहले आपकी सरकार गिराने की साजिश रच रहा है, तभी उसने गैर जिम्मेदार इन्होंने अपना ध्यान दिया है। कर्मचारी संगठनों के अलावा आपको बेरोजगारों का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों के अलावा बेरोजगारों का साथ भी मिल पा रहा है आपको। क्या मानते हैं कि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है और सरकार जानबूझकर दबा रही है? बिल्कुल, बेरोजगारी की तरफ इनको कोई ध्यान ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जो आया उसको जो है ना री एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन दी जा रही। इधर एक राम सुहाग सिंह जी हैं, उनको री एम्प्लॉयमेंट नहीं भाई साहब, उनको री एंगेजमेंट को वो दी गई उनको। मतलब
हैरानी होती है। अरे पहले ही उसकी तनख्वाह लाई जाए 3-3 लाख है, क्या जरूरत है इसको देने की, री एंगेजमेंट देने की, औरों को री एम्प्लॉयमेंट और उसको री एंगेजमेंट, पूरे लाखों रुपए का क्या क्या कंट्रीब्यूशन उसका प्रदेश के लिए चाहिए जरा, क्या जरूरत है प्रदेश को उसको बार बार उसको बंद होनी चाहिए और नए युवाओं को रोजगार। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से कई IAS अफसर है। एक दीपक सानंद जी को मुझे पता चला कि उनको भी बहुत सारे लाभ दिए जा रहे हैं, पता नहीं इसके बारे में मेरे पास। इसी तरह कई IAS अफसर है। एक मेरे पास सुबह फोन आया, वो फोन मुझे आता है ऊना से, वो रिटायर्ड आयुर्वेदिक अफसर थे। वो कहते हैं कि एक धर्मशाला में OSD लगाया गया है, उस OSD 2 साल पहले रिटायर हो गया है, उसकी जो पेंशन है वो 1.5 लाख है। अब उसको रिटायर किया गया है, 80,000 रुपया दिया जा रहा है, ऑफिस दिया जा रहा है और गाड़ी दी जा रही है। क्या डिपार्टमेंट को गरीब डिपार्टमेंट है, तो क्या जरूरत है उसको वहाँ बैठाने की, जहाँ आप चाहेंगे वहाँ तो इसीलिए हालात ठीक नहीं है, अब जागना पड़ेगा। मेरे साथ पूरा प्रदेश का कर्मचारी आ चुका है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, चाहे वो आउटसोर्स वाला है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी है। अभी 252 की बात आई, ठीक है, सचिवालय में 82 लोग आने थे, सारी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे। तो ये बहुत बुरा हाल है। तो आवाज तो किसी न किसी को उठानी पड़ती थी, लोग डरते थे। आज भी देखो प्रदेश का आपको तथाकथित नेता बनते हैं, किसी की आवाज नहीं। और मुझे पूरे प्रदेश के कर्मचारी को वोट डाले, वरना ये मेरा काम हमारा नहीं होता था। पहले तो डिपार्टमेंट वाले बाहर जाते थे, उसके बाद जो है सेक्रेटरीट वाले बाहर आते थे, आज सेक्रेटरीट वालों को बाहर। धन्यवाद। आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कुछ तो मजबूरियाँ नहीं होगी, हर कोई बेवफा नहीं होता। साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा बोधराज चंदेल जी का, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सचिवालय से लगातार। देखिए भाइयों, आज इस सचिवालय के प्रांगण में उपस्थित हमारे महासंघ के अध्यक्ष, स्टेज पे विराजमान श्री संजीव शर्मा जी, समस्त कार्यकारिणी, समस्त संघ और बाहर से आए हुए विभिन्न संगठनों के संघ, मैं शॉर्ट में ही बोलूंगा, और हमारे पेंशनर्स और दूसरे जो बाहर के डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, मैं उन सभी का यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मीडिया वालों का भी, CID वाले और भी विभागों के जितने भी यहाँ अधिकारी कर्मचारी सचिवालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, हम सब उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। साथियों, बहुत सारी बातें आ गई, ज्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हमेशा सरकार के साथ होता है, लेकिन अगर सरकार ये समझे और उनका सहयोग लेना जाने तो साथियों, अगर सरकार, हमारी प्रशासन हमारी छोटी छोटी मांगों को पहले ही मान लेते तो आज शायद ये उग्र रूप इनको देखने को ना मिलता। ये बड़े खेद का विषय है दोस्तों। आज एक एक कर्मचारी अधिकारी 4-4 लोगों का काम देख रहा है, उसके बावजूद भी ये बोलते कि कर्मचारी प्रदेश को खा गए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, काम के बोझ के तले सरकारी कर्मचारी अधिकारी क्या अपनी मांगों के लिए अपने मुखिया के पास नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? अपनी मांगों के लिए हम मुखिया को ही तो बोलेंगे, महोदय हमारी मांगे सुनो। छोटी छोटी अगर बातें सुन लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आपके हमने उम्मीद रखी थी, क्योंकि ज्यादातर मसले होते सचिवालय प्रशासन के। हमने सोचा था कि कंवर साहब आए, हिमाचली अफसर है, छोटी छोटी बातें जिसके लिए लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं,
शायद हमारी बातें सुनेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर बड़े खेद का विषय है कि हमारी छोटी छोटी मांगों के लिए हमारे को मुख्यमंत्री साहब के पास जाना पड़ता है, चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। तो क्या करें बताओ आप ही, क्या करें? हम आंदोलन ना करें? आज हमारे प्रदेश का युवा डिग्रियां लेकर के बाहर घुमा हुआ है, बेरोजगार है। हमने बोला महोदय पोस्टें खाली पड़ी है, मुख्यमंत्री महोदय इनको भरो और आपका जो रोष भार पनप रहा है इसको दूर करो, युवा को नौकरी मिलेगी। अच्छा, इन्होंने कुछ दरवाजे ढूंढे और सोर्स, वो भी किसी अपने चेहरे को 7-8 लोग सचिवालय में एक ही परिवार के लग रहे हैं। क्या अन्याय नहीं है? ये नहीं दिख रहा है इनको? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम आज युवाओं के साथ हैं, हमारा युवा सड़कों में घूम रहा है, उनको नौकरी दो। आपने अच्छा किया, पारदर्शिता लानी है, आपने अच्छा किया, लेकिन व्यवस्था भी तो करते हैं, उनको नौकरी मिलती। कितना गैप आ रहा है हमारे बीच में, कर्मचारियों में, रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों को ऊपर के लेवल पे भरा जा रहा है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं जहाँ जरूरत है उन्हीं को दीजिए महोदय, बाकी को हमारे बेरोजगार बहुत है उनको दीजिए। नहीं तो ये आज नर्सेज दूसरे युवा लोग सड़कों पे हैं, इनकी भी सुनो, नहीं तो आंदोलन वो भी करने वाले हैं। पूरे प्रदेश के लोग आंदोलन करने वाले हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार के ध्यान में तो ला ही सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि जी मेरे ध्यान में नहीं लाया। और महोदय हम 10 बार आपसे भी मिल चुके, छोटी छोटी मांगे थी, कोई ज्यादा मांगे नहीं थी है? अगर वो पूरी हो गई होती तो शायद इतना आक्रोश ना होता है। और डीए और एडीए तो मिलना ही चाहिए, ये हमारा हक है। हम हक और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत सारी मांगे उस दिन भी आंदोलन हुआ, यहाँ रखी जा चुकी है। और हमारे महासंघ के प्रधान और महासचिव महोदय ये सब यहाँ रखेंगे। तो मैं आप सबका यहाँ पधारने पर, सहयोग देने पर, और इसी तरह के आंदोलन पूरे प्रदेश में होंगे। अगर नहीं मानेंगे, ये डीए एडीए की बातें नहीं मानेंगे, तो पूरे प्रदेश में ये आंदोलन होंगे। फिर इसके खामियाजा बहुत बुरा होगा। हाँ, असली बात तो रहेगी, माननीय मंत्री महोदय ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, माननीय मंत्री महोदय को बोलना चाहूंगा, महोदय ये पंगा आपने गलत ले लिया। एम्प्लॉइज को गाली देके 5-6 लाख एम्प्लॉइज है और उनके घर वाले रिश्तेदार बहुत है, पेंशनर है, वो बहुत आहत हुए आपकी स्टेटमेंट से। हाँ, अगर हमारे किसी वक्ता के कोई शब्द में ऊपर नीचे हो गया तो हम उसके लिए भी खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन रोष में ऐसा ही होता है महोदय, जब गुस्सा आता है तो बाहर तो निकलेगा ही। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। तो इसलिए आप सभी का यहाँ सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आगे की रणनीति होगी वो हमारे प्रधान जी और महासचिव महोदय आपको अवगत कराएंगे और उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदेल जी। परसों आप बहुत ज्यादा जोश में थे, चलो आज आपने थोड़ा संयम रखा। साथियों, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कर्मचारी जिद पर होते हैं। अभी ताली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी ताली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी गिनाया था कि बहुत सारी प्रदेश की कार्यकारिणियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिछले कल मुझे 1-2 पुलिस साथी भी मिले, वो भी जो उनके लिए एचआरटीसी में यात्रा सुविधा खत्म कर दी गई उससे बहुत आहत हैं। उनका कहना है कि हम 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बावजूद उसके हमारी सुविधाएं और देने के इन्होंने सुविधाएं कम कर दी हैं। कितनी शर्म की बात है। उनका कहना है कि अगर सुविधाएं कम करनी है तो ठीक है, हमें भी 8 आम कर्मचारी की तरह हमारी ड्यूटी भी 8 घंटे की कर दी जाए।
अगर एक्स्ट्रा टाइम हो, ज्यादा ड्यूटी देनी पड़े तो उसका और टाइम दिया जाए। औरों की तरह इन्हें भी हॉलीडेज मिले, वीकली हॉलीडेज मिले। अगर हॉलीडेज नहीं दे सकते तो उसके बदले अगली हॉलीडेज दी जाए। साथियों, पुलिस वाले कह रहे थे भाइयों, हम कहते हैं हमको भी तो डी और एरियर चाहिए। तो मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि पुलिस वाले भाई भी हमारे साथ हैं। तो मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, एक स्थिति सोचिए, अगर ये आंदोलन लंबा चला तो स्थिति सोचिए, डॉक्टर हमारे साथ, तहसीलदार हमारे साथ, क्लास 4 हमारे साथ, नर्सिस हमारे साथ, किस किस को गिनाऊं, बेरोजगार हमारे साथ, इंजीनियर हमारे साथ, टीचर हमारे साथ, तो क्या स्थिति, पेंशनर हमारे साथ जो 2-2.5 लाख हैं पेंशनर। तो मैं इस मंच से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा विचार करें, नहीं तो ये आंदोलन बहुत लंबा हो जाएगा। जिस हिसाब से पूरे प्रदेश के कर्मचारी इसमें जुड़ रहे हैं, तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हूं, मैं अब अनुरोध करूंगा गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव श्री ज्योति चौहान जी से कि वो अपने विचार रखें। श्री ज्योति चौहान जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित पांचों संगठन के पदाधिकारीगण, इस प्रांगण में उपस्थित अलग अलग विभागों से आए हुए संगठन के कर्मचारी और अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, सीआईडी से आए हुए ऑफिशियल ऑफिसर्स, इस प्रांगण में मैं आप लोगों का सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप लोग यहाँ आए, ये जो हमारा वृक्ष है, गौतम बुद्ध ने भी जो अपना मोक्ष प्राप्त किया था वो वृक्ष के नीचे ही किया था। इस वृक्ष का सौभाग्य है, जो भी यहाँ से मांग कोई उठी है वो हमेशा कहीं ना कहीं सिरे चढ़ी है। परसों हमने जनरल हाउस कॉल किया था, शायद 24 साल कुछ ऐसा है जो महासंघ का एक हमारा जनरल हाउस हुआ है। पांचों संगठन इकट्ठे हुए, पूरे प्रदेश में एक हवा बने कि हम अपनी मांगे जो है सरकार के समक्ष रखें। उस दिन एक शेर, मैं शेर लिखने का और बोलने का थोड़ा सा शौकीन था, एक शेर मेरे मन में आया था कि मैं एक शेर उस दिन लिखा था एम्प्लॉयज के यहाँ पे सरकार और प्रशासन के लिए। शेर इस तरह से है कि सागर को खामोश ना समझ, सागर को खामोश ना समझ कि उसमें रवानी नहीं, हम फर्ज से बंधे हैं ये नहीं कि हमें जोशे जवानी नहीं। उठेंगे एक दिन तो तूफान बनकर उठेंगे यकीनन, ये कि उठने की अभी हमने ठानी नहीं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जनाब, प्रशासन और सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि अब हमारे को उठने पे मजबूर होना पड़ा है और अपनी समस्याओं को लेकर हम आपके सामने आए हैं। ये नहीं है कि गेट मीटिंग कोई नया अध्याय है सचिवालयों के प्रांगण में, हमेशा गेट मीटिंग होती रही है। पर इस बार जो हमारा इशू था वो प्रदेश लेवल से जो आवाज नहीं उठी थी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स का था, वो तो था ही, साथ में हमारी जो स्टेट की अपनी डिमांड्स है, अधिकारीगण जो आपने साथ रखे हैं, उनसे भी हमारे को बहुत शिकायत थी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एरियर और डीए के बारे में बहुत कुछ बोला गया। मेरा थोड़ा सुझाव अधिकारीगण के प्रति होगा, जो मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन रहेगा, जब हमारी कार्यकारिणी बनी अधिकारीगण की, तो मैं और मेरी अध्यक्षा गीता मैडम सीएम साहब से उनको मिलने गए, तो फ्रंट ऑफिस में जो अधिकारी थे हमारे को कोई 1 घंटे बिठा के रखा गया। ये दुर्भाग्य है। सचिवालय का पदाधिकारी किसी भी संगठन का अधिकारी बिना टाइम लिए हुए ऑफिसर से सीधा मिलता था, तो ये व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी सीएम साहब। बाकी कल की जो हमारे एक मंत्री महोदय की स्टेटमेंट आई, उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि कर्मचारी साथियों को हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ
हम जानते हैं पिछले साल इतनी आपदा वहां हमारे प्रदेश में, हमारा कर्मचारी साथी एक भी पीछे नहीं रहा और 2-2 दिन का वेतन जो है हमने सरकारी उसमें दिया है। क्या अगर हम खड़े नहीं हैं, मैं अपने अधिकारी गण की तरफ से जो हमारा संगठन है, हमने 3 लाख का चेक उसी टाइम उनके राहत कोष में दिया है। हम 24 घंटे खड़े हैं, मगर हमारी भी कोई ना कोई बात माननी पड़ेगी, ऐसे तो बात नहीं बनने। इस समय तो स्थिति ये हो गई है कि दुख लगता है, आप हमारे मुखिया है, हमें भी दुख है। जो हम बयां करना चाहेंगे, आपको एक शेर और बोलता हूं मैं, हम शेर व शायरी में ही आपको बयां करना चाहेंगे अपने हो कि अब तो अपनी तबीयत भी बदली सी लगती है, अब तो अपनी तबीयत भी बदली सी लगती है, सांस भी लेता हूं तो जख्मों को हवा सी लगती है, कभी अपनी तो कभी पराई, ए जिंदगी तू ही बता कि तू मेरी क्या लगती है। ये स्थिति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रशासनिक अधिकारीगण और आपके मंत्रीगणों ने हमारे सामने लाई है। हम जानते हैं 10,000 12,000 करोड़ का आपको जो पिछले वर्ष वो करना पड़ा, जो भी फाइनेंशियल ग्रांट आई थी आपने वहां दिया है, उसी वजह से एम्प्लॉय कभी पीछे नहीं रहा है। हमने जब जब हमारी जरूरत पड़ी हम खड़े रहे। हेलो जी जी हेलो 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 हेलो। समय का भाव होगा, मेरे साथी बोल भी रहे होंगे, पर हम जैसे गैजेटेड एसोसिएशन के अधिकारी है, हमारे को इस वृक्ष के नीचे खड़े होने का मौका बहुत कम मिलता है और बोलने का भी, क्योंकि हमारा जो जनरल हाउस है वो अंदर ही होता है अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में। बाकी में जो, क्योंकि मेरे अधिकारीगण है, हमारे साथी है, बाहर से आए हुए लोग हैं, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आगे की लड़ाई भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे हम। इन जो हमारी डिमांड्स है, एसोसिएशन की डिमांड्स के बारे में मैं बताऊं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी इनकी वर्किंग की मैं बताऊं, मैं एसोसिएशन में बहुत समय से रहा हूं, सचिवालय में मैं महामंत्री भी रहा हूं, जो आज जिम्मेवारी कमल जी संभाल रहे हैं। हमने 16 मांग का डिमांड चार्टर माननीय मुख्य सचिव को दिया, लगभग साल होने को आया है, ना हमारे को बात के लिए बुलाया गया है, नहीं डिमांड चार्टर पे डिस्कस करने को बुलाया गया। ये इनकी वर्किंग व्यवस्था है। बाकी बोलते हैं हम, हमारे पास पैसा नहीं है, कम से कम वो बातें तो हमारी सुनी जाए, जो सीधी सीधी है, जो सरल है, की जा सकती है। इसी वजह से सारा जो हमारा कर्मचारी वर्ग है वो दुखी है, परेशान है। और एक बात और बोली थी हमने, हमारा अनुभाग अधिकारी अंडर सेक्रेटरी 28 साल की नौकरी करने के बाद बनता है कि 5 से 6 महीने का रिलैक्सेशन देकर आरएनबी रूल्स में प्रोविजन किया जाए। सीएम साहब ने सहर्ष हमारी वो मांगी, डिमांड मांगी, बावजूद उसके ऑफिसर अधिकारियों ने वो डिमांड हमारी टर्न डाउन कर दी। अब एक चीज मैं और आपके सामने लाना चाहूंगा, समय की भी थोड़ी कमी है। आज कुछ अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं कि अगर ये लोग, कर्मचारी लोग, नेता लोग अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि डी और एरियर दो, तो ओपीएस पर जो है वो ओपीएस विड्रॉ करने का प्रपोजल पेश करते हैं। ये कहां तक सही है? इसके लिए हम धन्यवादी मुख्यमंत्री साहब के, उन्होंने उसका जवाब दिया। ये मेरी जो वो है, क्या बोलते हैं, गारंटियों की पहली वो है स्टेप है, इसको मैं वापस नहीं लूंगा, भले तुम कोई और रास्ता निकालो कि इनका कर दिया जाए। तो हम यही चाहते हैं मुख्यमंत्री हमारे मुख्य हिमाचल प्रदेश के, कि ये इस जो गैप जो बना है, कम्युनिकेशन गैप बना है, उसको वो करके, क्या बोलते, खत्म करके हमारे जो मांगे उस पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय ले और हमारा धन्यवाद रखे। अंत में मैं ये बोलूंगा, हम पूरे कर्मचारी साथियों के साथ, आपके साथ हैं और हमेशा उपलब्ध रहेंगे कि जब भी पुकारोगे तुम दिल से तो चले आएंगे हम कोई क्या वक्त नहीं जो फिर लौट के ना सके। धन्यवाद। थैंक यू। अफसरशाही होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अफसरशाही होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। ज्योति जी ने जो ओपीएस का मुद्दा छेड़ा है, उसके लिए मैं 2 शब्दों में इसको क्लियर कर देता हूं। अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ हुई तो सबसे पहला आंदोलन जो सचिवालय से आरंभ होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता साथियों, आज का जो जनरल हाउस है, इसके बाद जो अगला जनरल हाउस होगा वो 10 या 11 तारीख को होगा। और मैं आपसे एक परमिशन भी लेना चाहूंगा
कि यदि हमें मंगलवार तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो क्या हम बुधवार से काले बिल्ले पहनकर विरोध प्रदर्शन पूरे विधानसभा सेशन में करें या नहीं करें? आप हाथ ऊपर खड़े करके अपना बताएं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि हमें मंगलवार तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो हम पूरे सचिवालय क्या, हमें विधानसभा से भी आश्वासन आया है कि विधानसभा के कर्मचारी भी जो है विधानसभा सेशन में जो पूरे काले बिल्ले पहनकर वो विरोध प्रदर्शन करेंगे 10 तारीख को पूरे विधानसभा सेशन का। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कुछ पंक्तियों से मैं माइक आगे देना चाहूंगा। आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा, बस आप हमारे बुलाने पर इसी तरह आते रहिए, ये महासंघ आपके लिए इसी तरह लड़ता रहेगा। साथियों, अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा सचिवालय के नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के जुझारू नेता श्री संजीव शर्मा जी का जो मुल्क पर आए और अपने विचार रखें। श्री संजीव शर्मा जी, संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंच पे जबरदस्त पांचों एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, लोकायुक्ता से आए प्रतिनिधिगण, कमीशन से आए प्रतिनिधिगण, गवर्नर हाउस से आए प्रतिनिधिगण और हमारे सामने बादल जी भी हैं जो कुछ दिन बरसे थे फॉरेस्ट से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी होंगे। हर विभाग से एक एक दो नेतागण आए हैं। सीबीआई के एसपी साहब, सीआईडी के नजर पड़ गई, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े। और आज मैं देख रहा हूं यहाँ कमांडो भी खड़े हैं तथा मेरे मीडिया बंधु, वो मेरे सम्माननीय भाइयों तथा बहनों, कहते हैं राजनीति में कोई किसी का ना स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन होता है। समय के साथ साथ दोस्त भी बदलते हैं, दुश्मन भी बदलते हैं। आपको मालूम होगा ये जो मंत्री जी है ना, समझिए ना, राजेश धर्माणी जी, धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। धर्माणी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। ये जो राजेश धर्माणी जी हैं, पूरे प्रदेश को पता था कि माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के खास हुआ करते थे, खास दोस्त। जैसे ही इनको मंत्री बनाया, अभी 4 दिन मंत्री बनके हुए नहीं, ऐसा लगता है अभी इनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। आप लोग तो सब लोग ज्ञाता हैं, एक आम आदमी वो भी ये बोलेगा कि यार इतनी संवेदनशील परिस्थितियां हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं और ये 4 दिन पहले बने मंत्री बोलते हैं कि कर्मचारियों, अगर तुम हमारे साथ रहे तो तुम्हें तनख्वाह मिलती रहेगी, वरना इसमें भी कटौती हो जाए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये तो सच में मंत्री बनने लायक ही नहीं थे। 2012 में
कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्होंने ऊपर से प्रेशर डाल के पहले तो सीपीएस बने, तो इनको लगा सीपीएस इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा यार, और उन्होंने रिजाइन दे दिया, विरोध व्यक्त किया, मुझे तो मंत्री बनाया जाए मुझे, बाल नहीं आ रहा। तो राजा वीरभद्र सिंह जो है वो तो यार राजनीति का इंस्टीट्यूशन था, तो उनको मंत्री नहीं बनाया। अभी इस बार मैंने कहा ना कि परिस्थितियों के साथ जो है ना राजनीति में दोस्त और दुश्मन होने, इनको मालूम था कि सुक्खू जी मुख्यमंत्री बनने लगे, उनके आगे पीछे घूमते रहे। सुक्खू जी भी जानते थे मुझे लगता है कि ये मंत्री के लायक नहीं है, पर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री की पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी। मैं सच कहूं, मुझे आज ना माननीय मुख्यमंत्री में बहुत तरस आ रहा है। कैसे कैसे मंत्री बना दिए उन्होंने, पर मुझे लगता है उनके हाथ में नहीं था किसको मंत्री बनाना है। हो सकता है राहुल गांधी ने बोला हाँ भाई इसको मंत्री बना दे, हो सकता है प्रियंका गांधी ने बोली यार इसको मंत्री बना दे, हो सकता है खड़गे जी ने बोल दिया इसको मंत्री बना दे। अब उनको तो बनाना पड़ना था यार, उनकी गलती नहीं है। आज उनको पता लग रहा है जिनको मैंने मंत्री बनाया है कि उन्होंने मेरी सरकार की क्या हालत कर दी है। कोई हो सकता है ऐसा मंत्री? मैं आपके माध्यम से जितने भी आज चैनल वाले बने हैं, मैं पूछना चाहता हूं धर्मानी जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, क्या आपका टेलीफोन का खर्चा 20,000 है? आपके पास कौन सा नेटवर्क है? अगर आपका खर्चा 500 है, अगर आप इतने खैर ख्वाह है तो आपको 19,500 वापस करने चाहिए थे। मैं पूछता हूं दूसरा सवाल, क्या जो आप 95,000 सत्कार भत्ता ले रहे हैं ना, क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जाते हैं ना, क्या आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को टोपी और शॉल पहनाते हैं जिसमें आपका 95,000 रुपया खर्च हो जाता है, या फिर वो आपको पहनाते हैं? अगर आप उनको टोपी नहीं पहनाते हैं तो जो आपके पास 95,000 सत्कार के लिए भत्ता, जब आप आदर सत्कार नहीं कर सकते हैं तो क्या आपको वो पैसा वापस नहीं करना चाहिए था? नंबर 3, ये जो मैंने बात उठाई थी कि प्रदेश के मंत्री अपने ऑफिस के लिए 50-50 लाख की रेनोवेशन कर रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब है? ये 3 सवाल का जवाब संजीव कुमार नहीं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी पूछते हैं। फिर उन्होंने एक बात कही कि ये जो कर्मचारी नेता ना अपनी नेतागिरी चुमाना चाहते हैं। अरे त्रिमाणी साहब, आप ये बताओ आपकी बाइट पे आज तक कितने लाइक्स या कितने व्यूज आए होंगे? मैंने 2000 जब राजा साहब की अस्थि कलश लाए गए थे तो मेरी एक बाइट बहुत पॉपुलर हुई थी, आपको पता है। आप कहते हैं ना राजा नहीं फकीर था फकीर, आपने सुनी होगी, क्योंकि नहीं सुनी होगी। उस पे 5.5 लाख व्यूज आए थे। और जो परसों मैंने स्पीच दी है, इधर हमारे रणवीर जी हैं, उन्होंने मेरे को कल मैसेज किया जी 5 लाख तो हो चुके हैं, तो रिकॉर्ड टूटने वाला है। और मैं पूछता हूं मंत्री जी से, आज तक आपके किसी भी स्टेटमेंट पे कितनी लाइक्स आती है? तो मुझे आप राजनीति मत सिखाइए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी घुमारवी है ना, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी सचिवालय है। अगर आप वहां के विधायक है ना, तो मैं यहाँ का विधायक हूं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर आप पहली बार मंत्री बने हैं ना, तो मैं भी सचिवालय के कर्मचारी का 3री बार मुख्यमंत्री बनाऊं। रही बात, वो बोलते राजनीति चमका रहे, फिर से बोलता हूं मैं आज उनको चैलेंज करता हूं।
जिला बिलासपुर को छोड़ के अगर उनमें हिम्मत है आने वाले 2027 के चुनाव में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इंडिपेंडेंट लड़के दिखाए, और दूसरा जो उनके विरुद्ध होगा वो मेरा कर्मचारी होगा। अगर मेरे कर्मचारी को उनसे कम वोट पड़े तो मैं उनके जूते में पानी पीऊंगा। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। अगर उनको ये मेरा चैलेंज मंजूर है तो मुझे सोमवार तक बता दें। सचिवालय के कर्मचारी नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी चमका रहे हैं। कैसे कैसी बातें करते हो यार। मैंने परसों कहा था कि तो तुम्हारे 2 मंत्री है, राजनीति सीखनी है तो मेरे पास आते हैं। अब उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दी तो मैं उसमें व्यूज देख रहा था, उसके वो देख रहा था, मैं कमेंट्स देख रहा था। कई लोग बोल रहे थे यार इसको किसने नेता बना लिया। कोई बोलते यार कहते हैं तो नेता के लायक नहीं है। किसी ने तो ये भी लिख दिया तेरे को धोएगा संजीव शर्मा। तो भाई मैं नहीं धोऊंगा, मैं तो बोलता हूं ठीक है राजनीति की बात करते हैं, आ जाओ। अब एक मैं पर्सनल बात आपसे साझा करूं। कल रात को मेरे को एक सपना आया। क्या आपको पता है कौन सा सपना आया? तो फिर क्यों हंस रहे आप यार? वो सपना आया, कहते हैं ना जब सोता ना आदमी तो जो चीज उसके ध्यान में रहती है वो कई बार सपने में आ जाती है। तो मेरे ध्यान में भी मंत्री जी थे यार। तो नींद तो आ नहीं रही थी, पर जब नींद आई तो मेरे को सपना आया। सपना क्या था, एक मंत्री महोदय अपने ऑफिस आ रहे हैं, अपने ऑफिस आ रहे हैं तो देखते हैं जहां पीएन बैठता था, पीएन वहां नहीं था, बाहर। तो पीएन देखा तो पीएन तो प्राइवेट सेक्टर की कुर्सी पे बैठा था। क्या आगे का पता है? तो पीएन अपनी प्राइवेट सेक्टर की कुर्सी पे बैठा था। मंत्री जी उसको बहुत चिल्लाए, कहते रामलाल क्या हो रहा है, तुम यहां क्यों बैठे हो? कहते साहब अंदर तो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं यहां बैठ गया, आप बाहर बैठ जाना। उस पर उन्होंने चांटा मार दिया। जैसे ही चांटा मारा तो मेरी नींद चलेगी। मैं देखूं यार ये क्या। तो फिर मैंने टाइम देखा तो टाइम तो रात के 2 बजे थे। तो मैंने कहा थैंक गॉड, थैंक गॉड। अब पूछो मैंने क्यों कहा थैंक गॉड? क्योंकि वो सवेरे का सपना नहीं था। देखो क्योंकि वो सुबह का सपना होता ना, अगर वो सुबह का सपना होता ना तो समझिए ना। तो भाई साहब एक गोपाल दास वर्मा है, भले उसके साथ कोई लोग नहीं है, तो उसने कहा था कि यहाँ तो बांग्लादेश बन जाएगा। अब वो प्राइवेट सेक्रेटरी मुझे नहीं पता राजेश शर्मा जी थे कि कौन सा था। तो मतलब वो सपना दिखाई दिया मेरे को। तो मुझे लगता है सच में ये हालात ना हो जाए। मतलब मंत्री लोग इनको चिंता ही नहीं किसी बात की, लूटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। मतलब गाड़ियां चाहिए इनको, अच्छे अच्छे ऑफिस चाहिए। एक मंत्री है उनके पास 2 रेजिडेंस है। एक रेजिडेंस विधानसभा के पास है उन मंत्री महोदय के, एक उनको कोठी मिली है। और वो जो जहां वो रहते हैं वो अपने घर में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, यहाँ पे कहीं बराड़ी घाट में, बराड़ी में वहां है। तो मतलब जो जहां पे वो रहते हैं, जहां उनको अलॉट हुआ है मंत्री वाला, वहां पे भी करोड़ों की कहते हैं और लाखों की रेनोवेशन हो गई है। तो जो वो वहां वाला मकान है एमएलए हॉस्टल वाला, उनको वहां के सेक्रेटरी, विधानसभा सेक्रेटरी कई नोटिस दे दिए हैं कि अभी खाली करो, किसी और को मिलेगा। तो वो उसको भी खाली नहीं कर रहे हैं। मतलब लूट मचा रखी है। अरे इतने इतने मकानों से क्या करोगे भाई? तो परिवार में 2 या 3 होता है। जब हमारे को बारी आती है, अब मैं आता हूं कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे कर्मचारी हैं, मतलब सचिवालय से आदेश, कोई भी नीति, उसके फरमान यहां से होते हैं। लेकिन हमने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी, इनका जो पीरियड है काउंट फॉर कर दिया जाए, क्योंकि कई डिपार्टमेंट ने, इंडस्ट्री ने, हेल्थ ने, एजुकेशन ने, उनने वो शुरू कर दी है। उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट बनाना शुरू कर दी है, जारी कर दी है। लेकिन
सचिवालय में अभी ये काम नहीं हुआ है। सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सचिवालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो परसों मेरे से एक मेरे भाई ने पूछा, कहते साहब मुख्यमंत्री पे भी आपने बोला, मंत्रियों पे भी बोल दिया, एमएलए पे भी बोल दिया, आईएएस ऑफिसर पे भी बोल दिया, पर आईपीएस ऑफिसर भी हैं। मैं कहा अच्छा। तो मेरे को पता चला प्रदेश के सबसे बड़े आईपीएस अफसर क्या है कि दिल्ली में एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती है रखी हुई, कि जब सुरक्षा गाड़ी जो होती है, जब यहां से माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, राज्यपाल जाते हैं, तो वो एस्कॉर्ट के लिए वहां रखी होती है गाड़ी। तो पिछले दिनों पता चला कि जो यहाँ के आला अफसर है ना पुलिस की, उनकी बीबी उस गाड़ी में घूमती रही, कई 100 किलोमीटर घूमती रही। मतलब वो पैसा ही खर्च नहीं हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। मतलब वो तो यार सुरक्षा में भी बहुत बड़ी चूक थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने उस आला आईपीएस अधिकारी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। जिसका दिल करे वो खा रहा है। आज सुबह मुझे एक फोन आया, एएमओ और रिटायर्ड है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ऊना से। फोन तो पूरे प्रदेश से आ रहे हैं, सब अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, यहाँ पे करप्शन हो रही है, वहां पे करप्शन हो रही है। तो वो बोले, कहते हैं कि धर्मशाला में ओएसडी बना दिए गए हैं, वो 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उनकी जो पेंशन है वो 1.5 लाख है। अब वहां पे उनको 80,000 रुपया दिया जा रहा है, ऊपर से गाड़ी भी और ऑफिस भी दिया जा रहा है। तो भाई मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूं, सरकार जाग जाओ। जितना तुम डिले करोगे ना, तुम्हारी एक एक परतें खुलती रहेगी। तीसरी बात, बेरोजगारी के बारे में मेरे से पूछा। कुछ लोग यहाँ पे आए थे, आउटसोर्स पे पोस्टिंग दे रहे हैं, आउटसोर्स पे भर्तियां हो रही है, नर्सों की भर्ती हो रही है आउटसोर्स पे। यार जब तुम आउटसोर्स पे जिन्होंने बीएससी की है उसको तुम 15,000 रुपए दोगे, वो नर्स क्या करेगी? अरे कोई बोलेगा इंजेक्शन लगाओ, वो देखेगी उधर इंजेक्शन पता नहीं कहां ठोक देगी, उसकी कोई नौकरी थोड़ा ना यार। अरे वैसे तो आउटसोर्स हो नहीं चाहिए यार, इतनी मेहनत से उन्हें बीएससी कितनी पढ़ाई की है, कम से कम यार सामान्य उनको नौकरी तो दे दो। ये आउटसोर्स पे नहीं, और जो ऑलरेडी आउटसोर्स पे लगे हैं कर्मचारी, उनको हमने कहा है, वो भी उनके भी मेरे को बहुत फोन आए, वैसे तो आउटसोर्स होना नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी लगे हैं उनका भी शोषण हो रहा है, और हम चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि उनके लिए भी कोई नीति बने। और तो और सेक्रेटरीट में भी आउटसोर्स पर लगा रखी है, तो इसीलिए ये आउटसोर्स प्रथा हम इसको भी नहीं मानेंगे। वैसे तो हम पहले अपने सचिवालय के मुद्दे हमारे होते थे, लेकिन क्या करें, इन्होंने पूरे प्रदेश का नेता बना दिया है, तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी को मेरे को गाना पड़ा। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजीव शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीए की बात करें हैं, प्रदेश वाले भी, आप सबको डीए चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिंग वो है, रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जजमेंट में, ये जो डीए है ना, ये 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर। लेकिन प्रदेश सरकार में 20 महीने हो गए, ये अब भी बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, 6 महीने के बाद मिलेगा। ये जो रही एरियर की बात, एरियर में कोर्ट बोल चुका है कि जो एरियर है इसको 6% ब्याज के साथ देना पड़ेगा, लेकिन प्रदेश सरकार बोलती है पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो फिर ये वसूल खर्ची किस बात की? और फिर मैं क्या यार अंदर से बार बार दरमानी नजर आ रहा, दरमानी आ रहा है। मैं फिर से दरमानी जी के पास आता हूं। दरमानी जी बोलते हैं कि भाई यहाँ कोई मशीन थोड़ा लगी कहते नोट छापने की, बोलो हमारे पास जो पैसा आएगा हम वही देंगे। अरे भाई जो तुम्हारे पास पैसा आएगा किसको देंगे? अपने खर्चों पे देंगे, अपने खर्चे उससे तुम पूरे कर रहे हैं, हमारे थोड़ा ना देंगे। और ये दरमानी जो नए नए मंत्रीगण को ये नहीं पता, जो सचिवालय की इतना लाइटली समझ रहे हैं, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि एक बार मैं सचिवालय के लोगों की ताकत, साथियों आप लोगों को पता नहीं हो कि आपकी क्या ताकत है, सचिवालय के लोगों की क्या ताकत है। शांता कुमार जी थे, मैं उनकी इज्जत करता हूं। शांता कुमार जी से पूरे प्रदेश के कर्मचारी डरते थे,
और उन्होंने नो पे लगाया, भले ही उनको उसकी सजा मिली, लेकिन वो सचिवालय के कर्मचारी से डरते थे जिनसे पूरा टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ सचिवालय में, सचिवालय के एक कर्मचारी को एक आईजी ने थप्पड़ मार दिया। जब पूरा सचिवालय बाहर आया, 2 दिन हुए, तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार जी को बाहर आना पड़ा। उन्होंने उस आईजी को कहा, देखिए आईजी साहब, या तो आप माफी मांगिए या फिर अपना बोरी बिस्तर पैक कर दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर सरकार चला सकता हूं, सचिवालय के कर्मचारियों के बगैर सरकार नहीं। तो धर्माणी जी याद रखिए लाइनें, वो भी शांता कुमार की, कि आईजी साहब तुम्हारे बगैर सरकार चल सकती है, सचिवालय के कर्मचारी के बगैर सरकार नहीं चलती है। इसीलिए मैं आपको आज थोड़ा वक्त देता हूं, या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए, या तो आप माफी मांगिए, वरना परिणाम के लिए तैयार रहिए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो साथियों, तो मुझे लगा आपको मजा आ रहा है, आपको अंदर भी जाना होगा। इधर से हमने फरमान जारी कर रखे कि अंदर कोई नहीं जाएगा। तो अगली जो रणनीति होगी, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि अगर हमें मंगलवार तक नहीं बुलाया जाता है तो हम काले बिल्ले लगाएंगे। यहाँ पे विधानसभा के हमारे साथी आए हैं, वो भी काले बिल्ले लगाएंगे, हम भी काले बिल्ले लगाएंगे। पर हम विधानसभा के सेशन के दौरान कोई भी इस तरह की रैली, रोष रैली नहीं करेंगे। लेकिन ये 2 दिन का ट्रेलर इन्होंने देख लिया है, पिक्चर हम 10 तारीख के बाद बताएंगे। कर्मचारी एकता, सचिवालय ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, सचिवालय ने दी ललकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। तो मेरा आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जिस तरह से आप साथ दे रहे हैं ना, आप इसी तरह से साथ दीजिएगा, आपकी मांगों को पूरी किया जाएगा। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता। सभी का यहाँ पर रहने के आज इस तरह से साफ तौर पर मंगलवार तक का ये समय यहाँ पर दिया गया है और निर्धारित किया गया है कि अगर मंगलवार तक कोई वार्ता होती है और सकारात्मक कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठता है, तो आंदोलन को जो आगामी रूपरेखा होगी वो उस हिसाब से तय की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वार्ता नहीं होती है, तो काले बिल्ले लगाकर जो है पूरा जो मानसून सत्र है वो विधानसभा के कर्मचारी भी पहनेंगे और सचिवालय के कर्मचारी भी पहनेंगे। तो साफ तौर पर ऐलान है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती है, ये आंदोलन जारी रहेगा और 10 सितंबर के बाद ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। इस तरह का कर्मचारी नेता संजीव शर्मा का कहना था। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा दूसरे विभागों से भी कर्मचारी जो समर्थन में पहुँचे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।